बाल सीक्रेट एजेंट 999 राजन इकबाल सीरीज SC बेदी द्वारा लिखित रोशनी का प्रेत। इकबाल ने कार डीलक्स होटल के सामने रोक दी। नफीस ऊंट की तरह गर्दन घुमाकर चारों तरफ देखता हुआ बोला, यहाँ काहे को रोक दी? ऑफिस में बैठे बैठे आप बोर हो जाते हैं, सोचा आप थोड़ा मनोरंजन कर लें। वो तो ठीक है, लेकिन अपन एक पैसा भी खर्च नहीं करेंगे। राधा, टीना, जूली और हेलन के डांस का यहाँ शानदार प्रोग्राम है। छोड़िए, घर चलते हैं। आपकी किस्मत में इतनी सुंदर लड़कियों का डांस देखना नहीं लिखा कि आप फिरकी और बिजली की तरह नाचती हैं। सच कह रही हो? आपकी कसम। कितने पैसे खर्च होंगे? पैसे नहीं, रुपए। 2 टिकट के 700। 700 बहुत ज़्यादा है। सीमेंट में ज़्यादा रेत मिला लीजिएगा, वसूल हो जाएंगे। अगर साली इमारत ढह गई तो क्या हुआ? मरने वाले मरेंगे। ठेकेदार का तो धंधा ही यही है। आपकी सेहत पे क्या फ़र्क पड़ने वाला है? ठीक है, चलो 700 रुपये का गम भी पी लेते हैं, लेकिन उनसे अपन का परिचय ज़रूर करा देना। आप चलिए तो। टिकट खरीदकर दोनों हॉल में दाखिल हो गए। टॉर्च वाले ने उन्हें अगली सीट पर बैठा दिया। हॉल पूरा भर गया था। स्टेज काफ़ी रहस्यमय लग रहा था। उस पर भयानक किस्म की चित्रकारी की गई थी। पर्दा उठा और मंच का संचालक माइक पर प्रकट हुआ। उसने पुराने राजाओं जैसे चमकीले वस्त्र पहने हुए थे। उसका स्वर उभरा, देवियों सज्जनों, आपने बहुत से शो देखे होंगे, लेकिन ऐसा रहस्यमय, दिल को लुभाने और दहलाने वाला शो आज से पहले नहीं देखा होगा। डांस के साथ साथ आपको प्रेत लीला भी दिखाई जाएगी। डांस तो ठीक है इकबाल भाई, नफीस बोला, लेकिन ये साली प्रेत लीला कहाँ से बीच में घुसाई? चुप रहिए। काहे को चुप रहे? पैसे खर्च किए हैं, कान पकड़ के बाहर निकाल दिया जाएगा। काहे को कान पकड़ेंगे? अपन हाथ तोड़ देंगे। यहाँ शरीफ लोग बैठे हैं, अपन भी शरीफ हैं, बल्कि डबल शरीफ हैं। इकबाल को ही चुप्पी साधनी पड़ी। संचालक कह रहा था, आज आप कई डांस देखेंगे। पहले आप अरेबियन डांस देखेंगे, जो पेश कर रहे हैं लैला और अनीफ। ये साला अनीफ कहाँ से घुसाया? अपन तो सुंदरियों का डांस देखने आए हैं। अनीफ को भी सुंदरी समझ लीजिएगा। हट, मर्द को औरत के कपड़े पहनाओगे तो साला मर्द लगेगा ना औरत, साला हिजड़ा बन जाएगा। चुप रहिए, लोग आपकी तरफ ही देख रहे हैं। कोई बुरी नज़र से देखेगा तो अपन उसकी आंखें फोड़ देंगे। और चुप काहे को रहे? पैसे खर्च किए हैं। इकबाल को फिर चुप हो जाना पड़ा, क्योंकि वो तमाशा नहीं बनाना चाहता था। ऑर्केस्ट्रा बजने लगा था। नृत्य शुरू हुआ, जिसने सबका मन मोह लिया। नफीस को शिकायत थी कि डांस में मर्द क्यों हैं, दोनों औरतें होना चाहिए थी। इसी तरह विभिन्न देशों के 4 नृत्य पेश किए गए। अचानक संचालक की आवाज़ गूंजी, देवी और सज्जनों, आशा है आप लोगों को नृत्य पसंद आए होंगे। अब नगर के प्रसिद्ध आध्यात्मिक विशेषज्ञ व जादूगर गगन नृत्य पेश करेंगे। नृत्य कुछ भयानक है, दिल को थाम कर बैठिएगा। तो पेश है प्रोफेसर हाकोबा। इकबाल भाई, नफीस ने पूछा, यह साला कौन सा नृत्य है? क्या गगन से नाचते हुए अप्सराएं उतरेंगी? नहीं, प्रेत उतरेंगे और आपका गला दबा देंगे, इकबाल ने शुष्क स्वर में कहा, वरना चुप बैठ जाइए। नफीस बौखलाकर स्टेज की तरफ देखने लगा। पार्ट 2। स्टेज पर अंधेरा था। एक जगह स्पॉटलाइट पड़ी तो सब चौंक उठे। सबको एक भयंकर चेहरा दिखाई दिया। अरे बाप रे! नफीस कांप उठा। डरिए नहीं, ये प्रोफेसर हाकोबा है। प्रोफेसर प्रेत कहो। अचानक उसके होठ हिले
और भयंकर स्वर उभरा। ये गगन नृत्य नहीं, आत्मा लोक का नृत्य है। उन नर्तकों का नृत्य जो मर चुके हैं। मैं अपनी शक्ति से उन्हें स्टेज पर खींच लाऊंगा, फिर आप आत्माओं का नाच देखेंगे। अपन को तो पेशाब आ रही है डर के मारे। होश, डरता साला कौन है? अपन तो घर से ही एक मटका पानी पीकर निकले थे, पेशाब तो आएगा ही। इकबाल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। प्रोफेसर हाकोबा ने ही हा हा का शोर मचाते हुए स्टेज पर दायरे की शक्ल में दौड़ लगाई। फिर उसने एक ऐसे नर्तक का नाम लिया जिसकी 1 साल पहले मृत्यु हुई थी। इसी के साथ स्पॉटलाइट गायब हो गई। सारे हॉल में अंधेरा छा गया। कुछ क्षण बाद स्टेज पर मंद नीले प्रकाश का घेरा दिखाई दिया, जिसके मध्य में एक प्रेत आत्मा दिखाई दी। उसके पूरे बदन से रोशनी निकल रही थी। देखने में वो रोशनी का प्रेत नजर आता था। उसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था। स्टेज से कुछ भयानक चीखें उभरी। फिर रोशनी का प्रेत ऑर्केस्ट्रा की धुन पर नाचने लगा। नफीस का डर के मारे बुरा हाल था। इकबाल को लगा जैसे वो मनोरंजन नहीं, उसके मस्तिष्क में खतरे की घंटियां बजने लगीं। अचानक वो छाया अदृश्य हो गई। कुछ क्षणों बाद वो स्टेज के अगले सिरे पर प्रकट हुई। उसका सारा बदन रोशनी से दहक रहा था। किसी को उसने हाथों पर उठा रखा था। अगले पल उसने उसे हॉल में उछाल दिया। नफीस दहाड़ा, अबे ये क्या बदतमीजी है? वो व्यक्ति सीधा आकर नफीस व इकबाल पर गिरा था। नफीस ने उसे थाम लिया था, जिसके कारण वो फर्श पर नहीं गिरा था। प्रेत, वो व्यक्ति चीखा और फिर बेहोश हो गया। इस घटना के कारण हॉल में हंगामा मच गया। ऑर्केस्ट्रा मौन हो गया। चीखें गूंजने लगी थीं। रोशनी का प्रेत फिर गायब हो गया था। जब हॉल में दोबारा रोशनी हुई तो नफीस की गोदी में पड़ा व्यक्ति होटल का प्रबंधक निकला। प्रोफेसर हाकोबा स्टेज पर बेहोश पड़ा था। उसका सहायक भय से काँप रहा था। हाकोबा की बुलाई हुई आत्मा पूर्ण रूप से गायब हो चुकी थी। हाकोबा व प्रबंधक को होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। चारों तरफ भय का वातावरण फैल गया था। पार्ट 3। इकबाल हाकोबा के सहायक की तरफ आकृष्ट होता हुआ बोला, आप तो ठीक हैं? कुछ बोलने की बजाय वो आंखें फाड़ फाड़ कर चारों तरफ देखने लगा, फिर लहराया और फर्श पर गिरकर बेहोश हो गया। इकबाल भाई, नफीस उसका हाथ दबाता हुआ बोला, कोई बड़ा घपला नज़र आता है कि शक्लों। मैं आपकी तरह कायर नहीं, इकबाल ने कहा और होटल के सेक्रेटरी की तरफ बढ़ गया, जो रिटायर कैप्टन था और काफ़ी अच्छी सेहत का मालिक था। इकबाल की उससे थोड़ी जान पहचान भी थी। उसे देखते ही कैप्टन बोला, उफ, शुक्र है खुदा का कि तुम यहाँ हो। लेकिन ये सब हो क्या रहा है? ये आजकल के लड़के साले अपने आप को बड़ा बुद्धिमान और 30 मार खां समझते हैं। कौन? ये प्रबंधक। कैप्टन अफजल उसकी तरफ इशारा करते हुए बोला। लेकिन हुआ क्या? पहले हॉल खाली करवाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। इकबाल ने माइक संभाला और बोला, देवी और सज्जनों, प्रोग्राम नहीं होगा। होटल के प्रबंधक क्षमा चाहते हैं। रोशनी का प्रेत कहाँ गया? कई लोगों ने पूछा। वो गधे के सर से सींग की तरह गायब हो गया है। पुलिस आने ही वाली है, आप लोग कृपया करके हॉल खाली कर दीजिए। पुलिस का नाम सुनते ही लोग भागने लगे। कुछ ही मिनटों में हॉल खाली हो गया। प्रबंधक
होश में आ गया था और हल्के हल्के कराह रहा था। सेक्रेटरी कैप्टन अफजल इकबाल के पास आकर धीमे स्वर में बोला, मुझे एक बात मालूम हुई है। क्या? जिस समय प्रेत ने प्रबंधक को उठाया था उस समय वो एक लड़की से प्रेम भरी बातें कर रहा था। बाद में वो प्रेत उस लड़की को उठाकर गायब हो गया। अच्छा, कौन थी लड़की? शहर के एक इज्जतदार घराने की लड़की थी। क्या आपने उसे देखा था? नहीं, मैंने सिर्फ सुना है। उस समय मैं अपने ऑफिस में था। ठीक है, इस बारे में बाद में बात करेंगे, इस समय प्रबंधक को देखते हैं। कहने के बाद वो उसके करीब पहुंच गया। अब आपकी तबीयत कैसी है? इकबाल ने पूछा। ठीक हूँ। आपको फेंकने वाला कौन था? क्या वो सचमुच का प्रेत था? रोशनी के इंसान नहीं होते, प्रेत ही हो सकते हैं। तभी प्रोफेसर हाकोबा होश में आ गया और चिल्लाता हुआ उठ बैठा। फिर वो इस तरह भाषण करने लगा जैसे उसके सामने सैकड़ों लोग बैठे हों। दर्शकों, मैं आप लोगों से कह रहा हूँ, अब आप प्रेत आत्माओं का नाच देखेंगे। इन दुष्ट आत्माओं को मैंने अपने वश में कर रखा है। मूर्ख शैतान! सेक्रेटरी कैप्टन अफजल चिल्लाता हुआ उसकी तरफ लपका। अब कौन सा बखेड़ा खड़ा करने वाले हो? कैप्टन, इकबाल उसे रोकता हुआ बोला, ये जो करता है इसे करने दीजिए। मैं उसकी आत्माओं का खेल करीब से देखना चाहता हूँ। क्या आप तुम इस होटल को तबाह होते देखना चाहते हो? इकबाल कुछ कहता उससे पहले ही प्रोफेसर हाकोबा दहाड़ा। कौन बोल रहा है? चुप हो जाओ वरना आत्माएं तुम्हें भी ख़त्म कर देंगी। कैप्टन अफजल दांत पीसता हुआ बोला, ये मुझसे पिटेगा। तभी एक तेज चीख उभरी और हाकोबा का सहायक तड़पता दिखाई दिया। मुझे ललकारो मत। हाकोबा फिर चीखा। हिम्मत हो तो सामने आओ, जलाकर राख कर दूंगा। उसका सहायक तड़प रहा था। फिर कुछ ही क्षणों बाद वो ठंडा पड़ गया, मर गया। स्टाफ में से कोई बोला। हाकोबा मौन हो गया था और पलके झपका झपका कर चारों तरफ देख रहा था। इकबाल उसके करीब पहुंचकर बोला, तुम्हारा सहायक मर गया? जो भी मेरी राह का रोड़ा बनेगा मरेगा। इकबाल की समझ में नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी होटल का प्रबंधक अशोक उसके करीब आकर कांपते स्वर में बोला, ये सब क्या हो रहा है? पहले ये बताइए आप कैसे हैं? मुझे खुद आश्चर्य, इतनी दूर से फेंकने के बावजूद मैं जीवित कैसे हूँ? हमारे ऊपर गिरे थे इसलिए बच गए, लेकिन ये प्रोफेसर हाकोबा का चक्कर क्या है? विश्वास करो, प्रोफेसर निर्दोष है। क्या मतलब? वो कुछ बोलता उसी समय कैप्टन अफजल ने बताया, उसने फ़ोन करके पुलिस को इस घटना की सूचना दे दी है। अशोक उसे देखकर चुप हो गया। नफीस इकबाल का हाथ पकड़कर एक तरफ ले गया। कहिए, इकबाल ने पूछा। अपन सोच रहे हैं कि मैं पूरी तरह गधा हूँ, क्योंकि मैं ऊँट की तरह सर उठाए हर जगह तुम्हारे साथ चला जाता हूँ। तो क्या हुआ? हुआ ये कि जहाँ तुम्हारे ये मनहूस कदम पड़ते हैं साला वहाँ खून खराबा ज़रूर होता है। अब अपन जा रही हैं। जाइए। तुम साथ चलो, कहीं वो साला प्रेत ना टपक पड़े। कुछ देर बैठिए, चलता हूँ। ना जाने क्या खाकर पैदा हुए हो, जहाँ जाते हो लाशें गिरने लगती हैं। बड़बड़ाता हुआ नफीस चला गया। इकबाल ने अशोक के पास जाकर पूछा, अब बताइए आप क्या कह रहे थे? कुछ नहीं, वो भयभीत निगाहों से चारों तरफ देखता हुआ बोला। आप कह रहे थे प्रोफेसर निर्दोष है? मुझे नहीं मालूम। मैं कौन हूँ जानते हैं? हाँ, तब सोच लीजिए, अगर आप बात बदलेंगे तो फंस जाएंगे। ठीक है, तो फिर एकांत में चलो। चलिए। इमारत के बाहर वो गमलों के पास आ गए। डरिए नहीं, जो सच है बता दीजिए। प्रोफेसर हाकोबा का सहायक। अशोक कहरा उठा, फिर एक चीख के साथ वहीं ढेर हो गया। उस जगह अंधेरा था। एकाएक इमारत की तरफ से शोर उभरा। इकबाल ने झुककर देखा।
अशोक का बदन लाश बन चुका था। तभी किसी का तेज स्वर सुनाई दिया। रोशनी करो, प्रोफेसर हाकोबा भाग रहा है। सुनकर इकबाल बुरी तरह चौंका। पार्ट 4। इकबाल से पूरी कहानी सुनने के बाद राजन ने बुरा सा मुंह बनाया, फिर बोला, तुम वहाँ एक दर्शक की हैसियत से गए थे, तुम्हें वहाँ टांग अड़ाने की क्या ज़रूरत थी? यार आखिर जासूस हूँ, टांग तो अड़ानी थी। तुम्हारे टांग अड़ाने की वजह से ही अशोक की मृत्यु हुई है। वो कैसे? अगर तुम उसे बाहर ना ले जाते तो शायद उसकी मौत ना होती। लेकिन उसके बदन पर तो एक खरोच भी नहीं है। उस जगह एक तो अंधेरा था, दूसरे गमलों की आड़ थी। ऐसे में जहरीली सुई द्वारा आसानी से किसी को भी मारा जा सकता है। सही कह रहे हो। अब तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही भेद खुलेगा। अशोक तुमको यही बताना चाहता था ना कि प्रोफेसर हाकोबा निर्दोष है। हाँ, लेकिन बताने से पहले ही बेचारा ढेर हो गया। सिर्फ इतना कह पाया कि प्रोफेसर का सहायक। और सहायक पहले ही मर चुका था। हाँ। वो लड़की कौन थी जिसे प्रेत उठाकर ले गया था? वो शहर के एक इज्जतदार घराने की है, कैप्टन अफजल ने बताया था। वैसे प्रोफेसर हाकोबा है क्या भला? वो एक पेशेवर पॉमिस्ट है। तभी फ़ोन की घंटी बज उठी। रिसीवर उठाकर वो बोला, राजन स्पीकिंग। क्या? इकबाल, हाँ वो यहीं पर है। जी अच्छा। क्या हुआ? इकबाल ने पूछा। जिस लड़की को प्रेत उठाकर ले गया था वो भी मर चुकी है। और उसकी लाश? उसके बेडरूम में मिली है। यानी चक्कर? सबसे बड़े चक्कर की बात यह है कि उसके घर वालों का कहना है वो होटल गई ही नहीं। कैप्टन अफजल ने जब उसके घर वालों को लड़की के अपहरण की घटना बताई तो उन्होंने बताया कि तबीयत ख़राब होने के कारण वो अपने बेडरूम में ये कहकर चली गई थी कि उसको रात के खाने के लिए जगाया ना जाए। उसके बाद? घर वाले उसके बेडरूम में गए। आवाज़ देने पर जब दरवाज़ा नहीं खोला गया तो उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया। अंदर बेड पर उसकी लाश पड़ी थी। बलबीर अंकल से उनके अच्छे संबंध हैं। अभी उन्हीं का फ़ोन था। यानी एक रात में 3 हत्याएं? हमें अभी घटनास्थल पर चलना है। यार टाइम तो देख लो, रात का 1 बज रहा है। लाशें टाइम नहीं देखती। इकबाल को झक मारकर राजन के साथ जाना पड़ा। रास्ते में उसने पूछा, ये लोग हैं कौन? नगर का प्रसिद्ध चावला परिवार है। मरने वाली का नाम आशा चावला था। मैं उसके परिवार की सपना चावला को जानता हूँ। सपना आशा की चचेरी बहन है। बहुत बड़ी कोठी में वो लोग संयुक्त परिवार के रूप में रहते हैं। थोड़ी देर के बाद राजन ने चावला पैलेस की विशाल इमारत के कंपाउंड में कार रोकी। पार्ट 5। चावला परिवार के ज़्यादातर लोग बिजनेस करते थे। सपना स्वतंत्र ख्यालों की सिरफरी लड़की थी। उसको किसी के मरने जीने से कोई मतलब नहीं था। वहाँ इंस्पेक्टर बलबीर दलबल सहित मौजूद था। बलबीर राजन इकबाल को शयन कक्ष में ले गया। वहाँ आशा की लाश अभी भी मौजूद थी। राजन कमरे का निरीक्षण करने लगा। कमरे में दरवाजे के अलावा एक खिड़की थी। आश्चर्य की बात यह थी कि कमरे में कोई उथल पुथल नजर नहीं आ रही थी। राजन बोला, अंकल, मैं परिवार के उन लोगों से मिलना चाहता हूं जिन्होंने आशा को आखिरी बार जिंदा देखा था। बाकी सबके तो होश गुम हैं। सिर्फ एक लड़की सामान्य नजर आती है। कौन है? सपना चावला। सपना को बुलाया गया। वो 19 साल की एक मॉडर्न लड़की थी। इकबाल पर नज़र पड़ते ही वो पहले तो मुस्कुराई और फिर गंभीर हो गई। राजन ने पूछा, आशा से आपका रिश्ता? मैं उसकी चचेरी बहन हूँ। अंतिम बार आपने उसे कब देखा था? शाम 7 बजे। इस समय आशा ने स्कर्ट पहनी हुई है। क्या उस समय भी उसने यही कपड़े पहने थे? नहीं, उस समय वो नाइट ड्रेस में थी। उस समय आशा ने कहा था कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो सोने जा रही है। उसे रात के खाने के लिए जगाया ना जाए, सपना ने बताया। क्या घर वालों ने आशा पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाया हुआ था? मुझे नहीं मालूम। शाम को 7 बजे आप कहाँ थी?
मैं तो आज सवेरे से लेकर अभी तक घर से बाहर ही नहीं गई। शुक्रिया, राजन ने कहा और फिर धीरे से बोला, इकबाल तुम्हारी दोस्त है, बाकी की जानकारी लेना तुम्हारी जिम्मेदारी। इकबाल सोच ही रहा था कि उससे किस तरह बात शुरू करी जाए। तभी बाहर निकलते हुए सपना धीरे से बोली, मेरे साथ आओ। इकबाल उसके पीछे कमरे से बाहर आ गया। फिर उसने पूछा, कोई ख़ास काम? तुम्हें देखकर ही तो मेरी जान में जान आई है। तो क्या पहले जान पतंग बनकर उड़ गई थी? बहुत बोर हो चुकी हूँ, कुछ समय तुम्हारे साथ बिताऊंगी तो शायद तबीयत बदल जाए। गुलाब गार्डन चले? बाहर जाना ठीक नहीं होगा, आओ कॉफ़ी पीते हैं। शुक्र है तुमने ये नहीं कहा कि आओ डांस करें। अगर घर में मौत ना हुई होती तो ज़रूर कहती। सपना मुस्कुराती हुई बोली, लेकिन क्या इस समय कॉफ़ी पीना उचित होगा जबकि सारे घर वाले दुख में डूबे हुए हैं? दुख तो मुझे भी है, लेकिन दुख का दिखावा करने से दुख कम तो होगा नहीं। खाना पीना छोड़कर जिस्म को तकलीफ़ देने की क्या ज़रूरत है। अब लड़कियों की तरह नखरे करना मत बंद करो और चलो मेरे साथ। तुम भी तो लड़की हो। लेकिन मैं नखरे नहीं करती, बेबाक बात करती हूँ। अगर मेरा साथ नहीं देना चाहते तो जा सकते हो। तुम्हारी ये बात सुनकर तो मज़ा आ गया। कॉफ़ी पीने का और भी मज़ा आएगा। जलने वाले जलें, हम तो साथ में कुछ खाएंगे। सपना हंस पड़ी। फिर दोनों किचन में आ गए। सपना ने दूध, चीनी, पानी मिलाकर गैस स्टोव पर चढ़ा दिया। इकबाल ने कुछ क्षण की खामोशी के बाद पूछा, आशा के माता पिता तो बहुत दुखी होंगे। वो दोनों संसार में नहीं है, दादी ने ही उसे पाला था। वैसे तुम सब इतने खुले ख्यालों के हो, फिर आशा पर इतना कड़ा प्रतिबंध क्यों था? कैसा प्रतिबंध? आशा बीमारी का बहाना करके पहले तो बेडरूम में बंद हो गई और फिर खिड़की खोलकर पीछे से निकल गई। प्रतिबंध ना होता तो सामने से जाती। मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। प्रेत की कहानी तो तुमने सुनी होगी। सब बकवास है। नहीं, सच है। अशोक जिस लड़की से बात कर रहा था उसे प्रेत उठा कर ले गया था। उससे पहले उसने अशोक को उठाकर हॉल में फेंका था। अशोक ने? सपना ने कहते हुए क्रोध से दांत पीसे। हाँ, वो भी मर गया। नहीं, मैं खुद उसकी लाश देख कर आ रहा हूँ। क्या आशा ने भी किसी प्रोग्राम में हिस्सा लिया था? नहीं। कॉफ़ी बनाकर उसने एक प्याली इकबाल को दी। उसके चेहरे की सारी रौनक चली गई थी। चेहरे पर उदासी छा गई थी। कॉफ़ी पीने के बाद वो सहमे स्वर में बोली, अब मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। लगता है तुम्हें अशोक की मौत का गहरा सदमा लगा है। ऐसी कोई बात नहीं है। लगता है आशा के उससे गहरे संबंध थे। इकबाल प्लीज़, बाकी बातें कल मिलने पर होंगी, अभी मुझे सोने दो। ओके। जब इकबाल बाहर निकला तो आशा की लाश पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी। सारे परिवार के लोग रो रहे थे। राजन की कार होटल डीलक्स की तरफ जा रही थी। रास्ते में राजन ने पूछा, सपना से कुछ मालूम हुआ? हाँ, उससे काफ़ी जानकारी मिल सकती है, लेकिन अभी कुछ ही बातें मालूम हुई हैं। इकबाल ने कहा और उससे हुई सारी बातें राजन को बता दी। अगर अशोक की हत्या न हुई होती तो उससे काफ़ी कुछ मालूम हो जाता। इकबाल कुछ नहीं बोला। होटल डीलक्स में भी पुलिस का जमघट था। अशोक की लाश गमलों के पास ही पड़ी थी। प्रोफेसर के सहायक की लाश स्टेज पर मौजूद थी। गमलों के पास पहुंचकर राजन ने वहां का निरीक्षण करा। फिर पूछा, जब अशोक की मौत हुई थी क्या उसी समय प्रोफेसर के भागने का शोर मचा था? हाँ, भागते हुए वो इन्हीं गमलों के पास से गुजरा होगा, क्योंकि बाहर आने जाने का सिर्फ यही एक रास्ता है। अंधेरे और गमलों का लाभ उठाकर अशोक पर आसानी से हमला किया जा सकता था। इकबाल राजन के साथ अंदर की तरफ बढ़ गया। जब वो लोग कैप्टन अफजल के कमरे में पहुंचे उसी समय डीएसपी भी कमरे में पहुंचे। उनको देखकर वो उठ खड़ा हुआ और बोला, बैठिए।
प्रोफेसर हाकोबा अपने निवास स्थान पर नहीं पहुंचा। डीएसपी ने बैठते हुए कहा। अब मैं क्या कह सकता हूँ? मुझे आश्चर्य है, इतनी भयंकर घटनाओं के घटने के बाद भी आप लोग उसकी तरफ से इतने लापरवाह कैसे हो गए कि वो निकल भागा। घटनाक्रम इतनी तेज़ी से घटा कि मैं अपने होशो हवास खो बैठा था। इकबाल से पूछ लीजिए। कैप्टन ठीक कह रहे हैं, इकबाल बोला। अशोक की मौत तो तुम्हारे सामने हुई थी। जी। उसने कुछ बताया? बताने का मौका ही नहीं मिला, उससे पहले ही पट्टा लंबे सफ़र पर चला गया। राजन, अगर तुम्हें कैप्टन से कुछ पूछना है तो पूछ लो, मैं लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाता हूँ। जी बेहतर है। डीएसपी के जाने के बाद कैप्टन अफजल बोला। राजन, मुझ पर तो मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। जी हाँ, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आशा चावला अपने बेडरूम में मुर्दा पाई गई है। नहीं, ये सच है। ओह गॉड, आशा घर वालों से छिपकर यहाँ आती थी? राजन ने पूछा। कोई यहाँ कैसे आता है, मैं उसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है। शायद वो अशोक से प्रेम करती थी और उसी के लिए घर वालों से छुपकर यहाँ आती थी। तुम ठीक कह रहे हो। वो अशोक का हर प्रोग्राम देखती थी? हाँ। प्रोफेसर हाकोबा को यहाँ कौन लाया था? अशोक। ये प्रोग्राम उसी का था। अपने प्रोग्राम के लिए वो कलाकारों का चयन खुद ही करता था। तभी बाहर से शोर उभरा, भगदड़ सी मच गई थी। वो तीनों बाहर की तरफ लपके। पार्ट 7। कंपाउंड में भगदड़ मची हुई थी। रोशनी का प्रेत फिर दिखाई दिया था। वो एक पेड़ पर चढ़ता हुआ साफ दिखाई दे रहा था। तभी उसी भाग से तेज चिल्लाता हुआ स्वर उभरा। जा, आत्मालोक में वापस चली जा, वरना मैं तेरा नाश कर दूंगा। राजन, इकबाल बड़बड़ाया, ये तो प्रोफेसर हाकोबा की आवाज़ है। इसी क्षण प्रेत गायब हो गया। डीएसपी चिल्लाया, आगे बढ़ो, उस स्थान को घेर लो। पुलिस के भागते कदमों की आवाज़ें सुनाई देने लगीं। राजन, इकबाल बोला, हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। चुपचाप तमाशा देखो। तभी पास खड़े कैप्टन अफजल की आवाज़ सुनाई दी। ऐसी नौकरी पर लानत है, एक ही रात में 3-3 कत्ल, और अब ये हंगामा। मैं आज ही नौकरी छोड़ दूंगा। इकबाल ने उसकी तरफ देखा लेकिन बोला कुछ नहीं। जब उसने नज़र घुमाई तो राजन अपनी जगह पर नहीं था। कोई आधे घंटे तक वहाँ हंगामा मचा रहा और फिर राजन प्रकट हुआ। लगता है तुमने प्रोफेसर को पकड़ लिया, इकबाल ने पूछा। नहीं, वो इस बार भी भाग निकला। और वो प्रेत जो पेड़ पर चढ़ गया था? वो तो उससे पहले ही गायब हो गया था। आओ अब चलें। शुक्र है तुम्हें चलने की याद तो आई, अब घर जाकर लंबी तान कर सोऊंगा। दोनों कार में आकर बैठ गए। कार जब सड़क पर आई तो राजन बोला, हम घर नहीं जा रहे हैं, तुम पिछली सीट पर जाकर सो जाओ। ओके, इकबाल ने कहा और पिछली सीट पर लेटते ही सो गया। जब आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर बैठा। बाहर सूरज की लाली फैल रही थी। हम कहाँ हैं? उसने पूछा। शहर से 90 किलोमीटर दूर, शाहबाद में। कहने के साथ ही राजन ने एक झोपड़ी के सामने कार रोक दी। यहाँ क्या करने आए हो? सोचा तुम्हारी भेंट एक साधु से करवा दूं। चलो उतरो। यार मेरी तरफ से तुम ही भेंट कर लो, मैं एक नींद और ले लूँ। उठाकर तालाब में फेंक दूंगा। पूरे कसाई हो यार। दोनों नीचे उतर आए। दरवाजे के पास चबूतरे पर शेर की खाल बिछाए जटाधारी साधु बैठा था, जिसके चेहरे पर तेज टपक रहा था। दोनों ने साधु को प्रणाम किया।
बच्चों कैसे आना हुआ? जी हम शहर से आ रहे हैं, आपसे कुछ पूछना था। पूछो। आपके एक शिष्य के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है। शिष्य का नाम बताओ। आपको याद होगा आपने अपने एक शिष्य को क्रोधित होकर यहाँ से भगा दिया था। अच्छी तरह से याद है, उसका नाम हरि प्रसाद था। आप उससे किस बात पर नाराज हुए थे? राजन ने पूछा। वो धर्मी हो गया था। ज्योतिष विधा के द्वारा ऐसी ऐसी भविष्यवाणियां करने लगा था जो उसे नहीं करनी चाहिए थी। जादू टोना और रसायन शास्त्र से गलत काम करने लगा था। शायद आत्माओं को बुलाने वाले मंत्रों का भी उसे ज्ञान था। ये गहरी विधा है, इसका भी उसे कुछ कुछ ज्ञान हो गया था। आजकल वो कहाँ है, आप जानते हैं? हाँ, सुना है प्रोफेसर हाकोपा के रूप में उसने काफ़ी ख्याति अर्जित कर ली है। इस जानकारी के लिए शुक्रिया। अब हम चलेंगे। प्रणाम। आयुष्मान भव। साधु ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया। कार जब सड़क पर दौड़ने लगी तो इकबाल बोला, इतनी सी बात पूछने के लिए तुम इतनी दूर दौड़े चले आए? अपराधी की पूर्व जानकारी प्राप्त करने से उस पर हाथ डालने में आसानी होती है। और वो रोशनी का प्रेत? तो क्या तुम उसे प्रोफेसर द्वारा बुलाई गई प्रेत आत्मा समझ रहे हो? तो और क्या है? बेटा, ये विज्ञान युग है, विज्ञान से बड़े बड़े करिश्मे किए जा सकते हैं। क्या हत्याओं का सारा दोष प्रोफेसर हाकोबा पे मढ़ा जा रहा है? उसके विरुद्ध फिलहाल कोई प्रमाण नहीं है। वैसे भी जब तक रोशनी का प्रेत हाथ नहीं आता उसे पकड़ा नहीं जा सकता। 3 व्यक्ति उसके बारे में जानकारी रखते थे और तीनों की हत्या हो चुकी है। सपना के बारे में जानकारी एकत्रित करना ज़रूरी है। वो एक मॉडर्न लड़की है। उसे मालूम था कि आशा हर सप्ताह इसी प्रकार तबीयत ख़राब होने का बहाना बनाकर अशोक का प्रोग्राम देखने जाया करती थी। बाथरूम में एक दरवाज़ा है, उसी के रास्ते वो जाती थी और उसी रास्ते लौट आती थी। तुम्हें ये सारी बातें कैसे मालूम हुई? परिवार के सदस्य सुभाष चावला से। लेकिन सपना को इस रहस्य की जानकारी कैसे हुई? आशा से पहले सपना भी अशोक से मिला करती थी, उनमें भी प्रेम का चक्कर है। यार, तब तो ये सपना कमाल की लड़की है। अशोक ने सपना को धोखा दिया था, इसलिए वो अशोक के प्रति बदले की भावना रखती थी। तभी एक कार उनकी बगल से तेजी से निकल गई। इकबाल तीव्र स्वर में बोला, उसमें सपना थी। राजन ने कार की गति बढ़ाते हुए पूछा, तुम्हें पूरा विश्वास है वो सपना ही थी? हाँ, और मेरा विचार है वो रात के समय ही घर से निकली होगी। उसे घर में पूरी स्वतंत्रता है। फिर आशा को बीमारी का बहाना बनाने की क्या ज़रूरत पड़ती थी? कारण है सपना। सपना इकबाल के लिए रहस्यमयी बनती जा रही थी। पीछा जारी था। शहर पहुंचकर सपना की कार एक होटल के कंपाउंड में दाखिल हो गई। राजन कार रोकता हुआ बोला, तुम यहीं उतर जाओ, मैं तुम्हारी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करूंगा। यानी सवेरे सवेरे सपना को सपने दिखाते हुए मुझे सपने में डुबाना होगा? ये ना हो कि तुम सपना को सपने दिखाते रहो और कोई तुम्हारा भी कत्ल कर जाए, राजन ने कहा और कार को गति दे दी। इकबाल मुस्कुरा दिया। वो खुश था। सवेरे सवेरे अब उसे चाय नाश्ता मिल जाएगा। राजन के साथ रहता तो भूखे रहना पड़ता। पार्ट 8। इकबाल ने नाक में स्प्रिंग, गाल पर छोटा सा मस्सा लगाया, होठों के ऊपर पतली मूछें चिपकाई। उसे विश्वास था इस हल्के मेकअप में कोई उसे आसानी से पहचान नहीं सकता। वो हॉल में प्रविष्ट हुआ तो उसने देखा सपना काउंटर के पास खड़ी फ़ोन पर किसी से बातें कर रही थी। बात करने के बाद वो पास की सीट पर बैठ गई। इकबाल उससे 2 सीटें छोड़कर बैठा। सपना ने वेटर से नाश्ता मंगवाया तो इकबाल ने भी नाश्ते का ऑर्डर दे दिया। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जिसका मतलब था वो किसी का इंतज़ार कर रही थी। सवेरा होने के कारण हॉल में ज़्यादा भीड़ नहीं थी। कुछ देर के बाद एक अधेड़ उम्र विदेशी औरत हॉल में प्रविष्ट हुई और सपना के पास वाली कुर्सी पर बैठ गई। सपना ने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया।
विदेशी औरत ने पूछा। क्या बात है सपना, तुम कुछ परेशान नज़र आता है। सपना भर्राए स्वर में बोली। तुम्हारी भविष्यवाणी झूठी निकली, लेकिन हुआ क्या? कल रात को मारा गया, जबकि तुमने कहा था कि वो मेरे पास लौट आएगा। तुम्हारा चाहने वाला यानी अशोक। हाँ, लेकिन उसे तो तुम्हारे पास लौट कर आना चाहिए था। तुम धोखेबाज हो। सपना गुर्राई। सुनो, असभ्य मत बनो, मुझे असभ्य लोग पसंद नहीं हैं। उसने कहा और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। इकबाल नाश्ते का बिल अदा कर चुका था। इकबाल भी उसके पीछे हो लिया। वो कमरा नंबर 7 में दाखिल हुई। फिर इकबाल को उस विदेशी औरत का अट्टहास सुनाई दिया। इकबाल ने वापस लौटकर विदेशी औरत के बारे में जानकारी प्राप्त की। फिर बाथरूम में जाकर ट्रांसमीटर द्वारा राजन से संबंध स्थापित करा। उसकी आवाज़ आते ही वो बोला, एक विदेशी औरत सपना से मिली थी जो कमरा नंबर 7 में रहती है। वो भी पामिस्ट है, अमेरिका की रहने वाली है, नाम है मेरीना। उसने सपना से कभी कहा होगा कि तुम्हारा प्रेमी दोबारा लौटकर तुम्हारे पास आएगा। सपना ने उसे धोखेबाज कहा। वो नाराज़गी में उठकर अपने कमरे में चली गई और मुझे वहाँ उसका अट्टहास सुनाई दिया। सपना कहाँ है? हॉल में। खैर, तुम लिंकन रोड चौराहे पर पहुंचो, पहले घर से कार्ड ले लेना। कहने के साथ ही उधर से संबंध विच्छेद हो गया। इकबाल ने ऑफ बटन दबाकर ट्रांसमीटर जेब में रखा और फिर बाहर आकर टैक्सी द्वारा घर आ गया। वहाँ से कार लेकर लिंकन रोड के चौराहे पर पहुँचा। कार खड़ी करने के लगभग 1 मिनट बाद ही एक दाढ़ी वाला व्यक्ति उसके पास आया और उसे एक नीला लिफाफा देकर चला गया। इकबाल ने लिफाफा खोलकर पत्र पढ़ा। लिखा था, इकबाल, सपना इस वक्त अवध हाउस में है, तुम अपने असली रूप में उससे मिल सकते हो। पढ़ने के बाद इकबाल ने पत्र फाड़ कर फेंक दिया। पार्ट 9। इकबाल ने अवध हाउस के पोर्च में कार खड़ी की थी। अंदर से सपना निकलती दिखाई दी। उसे देखकर वो चौंकती हुई बोली, तुम यहाँ? तुम्हारी कार खड़ी देखी तो मिलने चला आया। वो दरवाज़ा खोलकर उसकी बगल में बैठती हुई बोली, रोज़ गार्डन चलो, वहीं पर बैठकर कुछ देर बातें करेंगे। इकबाल कार को कंपाउंड के बाहर ले आया। फिर उसकी कार सड़क पर दौड़ने लगी। तुमने पूछा नहीं? रास्ते में सपना बोली, मैं अवध हाउस में क्या कर रही थी? खुद ही बता दो। वहाँ मेरी भाभी रहती है। बड़ी खुशी हुई जानकर। तुम लोग मेरी निगरानी क्यों कर रहे हो? भला हम तुम्हारी निगरानी क्यों करेंगे? तुमसे पुरानी दोस्ती है इसलिए। कि मेरी रक्षा कर रहे हो कि कहीं मेरा भी कत्ल ना हो जाए? कुछ भी समझो, लेकिन मैं इधर हाकूबा की तलाश में आया था। मिला? छलावा है, बचकर भाग गया। थोड़ी देर के बाद वो लोग रोज़ गार्डन में बैठे हुए थे। इकबाल ने पूछा, कहीं मेरे कारण बोर तो नहीं हो रही? नहीं, सोच रही हूँ कि तुम मुझसे क्या जानना चाहते हो। मैं जानना चाहता हूँ प्रोफेसर हाकूबा का सहायक क्यों मारा गया। मैं उसके सहायक को नहीं जानती। तो यही बता दो कि तुम अशोक को किस हद तक जानती थी। मैं उससे प्रेम करती थी, लेकिन वो आशा को चाहने लगा था। मुझे विश्वास था कि वो मेरे पास लौट कर आएगा। तब तो आशा से तुम्हें नफरत होगी। हाँ, मैं जानती थी आशा बीमारी का बहाना बनाकर उससे मिलने जाती थी, जबकि उस पर परिवार की तरफ से कोई प्रतिबंध नहीं था। सब जानते हुए भी मैंने उस पर कभी प्रकट नहीं किया कि मैं उसके और अशोक के प्रेम संबंध को जानती हूँ। ये तुम्हारी महानता है। ये बताओ, तुम मैडम मारिया तक कैसे पहुँची? तो तुम ये बात भी जानते हो? यही समझो कि तुमसे दोस्ती निभा रहा हूँ। तुम्हारा ज़रा भी नुकसान मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। अब बताओ।
अशोक से ही उसने मेरी मुलाकात कराई थी। उसने भविष्यवाणी करी थी कि अशोक बहुत जल्द मेरे पास वापस आ जाएगा। थोड़ी देर पहले मैं उससे मिली, उसकी भविष्यवाणी गलत निकली। तुमने उसे धोखेबाज कहा और वो उठकर चली गई, लेकिन समझ में नहीं आया कि उसने अपने कमरे में पहुंचकर अठास क्यों लगाया। ये तो वही जाने, लेकिन वो एक फ्रॉड औरत है। थोड़ी देर दोनों वहाँ और बैठे, फिर वहाँ से उठकर होटल आ गए। इकबाल ने पूछा, क्या खाओगी? सच बताऊं? बताओ। तुम्हें खाऊंगी, इस समय बहुत प्यारे लग रहे हो। अरे बाप रे, मर गए। क्या हुआ? अरे मेरी सल्लो जी ने सुन लिया था, मुर्गा बना देंगी, यानी मुझे मुर्गा और तुम्हें मुर्गी। सपना हंस पड़ी, फिर बोली, सलमा बहुत भाग्यशाली है, लेकिन मेरी तो तुमसे सिर्फ दोस्ती है, सलमा की तरह कुछ कुछ नहीं। हाँ, लेकिन अगर पहले मिले होते तो हमें ज़रूर कुछ कुछ हो जाता। ये कुछ कुछ क्या होता है? प्यार, इश्क यानी मोहब्बत। लेकिन ये तीनों चीज़ें यहाँ खाने को नहीं मिलती। सपना हंस पड़ी। फिर उसने वेटर को 2 जगह खाने का ऑर्डर दिया। तभी इकबाल चौंक उठा। एक व्यक्ति दाईं तरफ वाली सीट पर बैठा था। उसने उसे तुरंत पहचान लिया। प्रोफेसर के सहायक की लाश के पास उसने उसे देखा था। वह व्यक्ति कभी सपना को और कभी उसकी तरफ देखने लगता था। वेटर खाना लगा गया था और दोनों खाने में लग गए। तभी सपना धीरे से बोली, क्या हम किसी दूसरी सीट पर नहीं बैठ सकते? शायद उस व्यक्ति के कारण जो तुम्हें घूर रहा है। यही समझ लो। उसे जानती हो? अशोक का दोस्त है, उसे हम दोनों के प्रेम के बारे में पता था। खैर, गोली मारो उसे, अब मुझे किसी की परवाह नहीं। उसका नाम और पता क्या है? मदन कुमार, नेशनल एंड नेशनल कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर है। तभी राजन अंदर प्रविष्ट होता दिखाई दिया। सपना उसे देखते ही बोली, इकबाल, ये क्या मजाक है? क्या हुआ? तुम लोग स्थायी रूप से मेरी निगरानी क्यों कर रहे हो? हम तुम्हारा भला चाहते हैं। लेकिन मुझे ये बर्दाश्त नहीं, मैं जा रही हूँ। कहने के साथ ही वो उठी और तेजी के साथ दरवाजे की तरफ बढ़ गई। इकबाल ने मदन को भी उठते देखा। राजन एक सीट पर बैठ चुका था और मुस्कुरा रहा था। उन दोनों के बाहर जाते ही राजन उसकी सीट पर आ गया। तो तुम भी यहाँ आ गए? इकबाल बोला। आना पड़ा, शायद तुम्हें नहीं मालूम, वो व्यक्ति उस समय से तुम लोग का पीछा कर रहा है जब तुम लोग अवध हाउस से निकले थे। रोज़ गार्डन में भी वो तुम लोग के करीब ही था, जब तुम लोग लाल फूलों की झाड़ियों के पास बैठे बातें कर रहे थे। ओह, इस समय मैं खुद चाहता था कि तुम सपना से अलग हो जाओ। लेकिन सपना तो अपनी कार अवध हाउस में छोड़ आई है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मदन सपना को अपने साथ अपनी कार में ले जाएगा। यानी तुम सपना को उसकी दया पर छोड़ गए? नहीं, मेरे आदमी उसकी निगरानी करेंगे। रेड फोर्स? जब जानते हो तो पूछते क्यों? बिल चुकाकर दोनों बाहर आ गए। राजन ने ट्रांसमीटर सेट करा और नंबर 5 को कॉल करने लगा। उसकी आवाज़ आते ही पूछा, क्या स्थिति है? सपना मदन के साथ गई है। इस समय वो जवाहर रोड की तीसरी सड़क पर है। ठीक है, निगरानी जारी रखो। कहने के साथ ही राजन ने संबंध विच्छेद कर दिया। अब उनकी कार जवाहर रोड की तरफ जा रही थी। राजन तीसरी सड़क पर काफ़ी दूर तक कार दौड़ाता ले गया। वो सड़क शहर से बाहर एक सुनसान इलाके की तरफ जा रही थी। एक जगह उन्हें सड़क के किनारे एक कार खड़ी दिखाई दी। राजन ने उसी के पास अपनी कार रोक दी। क्या ये मदन की कार है? इकबाल ने पूछा। नहीं, मेरे रेड फोर्स के सदस्य की है। दोनों उतरकर कार की तरफ बढ़ गए। पार्ट 10। स्टीयरिंग पर एक कागज़ लगा था जिस पर तीर का निशान बना हुआ था। इकबाल ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? तीर का निशान जिस तरफ संकेत कर रहा है, हमें उसी दिशा में आगे बढ़ना है। ये रेड फोर्स के काम करने का तरीका है।
फिर दोनों तीर के निशान की दिशा में बढ़ने लगे। ढलान के बाद चट्टानों और पेड़ों का सिलसिला चलता चला गया था। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें फिर एक चट्टान पर तीर का निशान बना दिखाई दिया। दोनों उसी दिशा में मुड़ गए। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक कार दिखाई दी जिसके पास लाल नकाब लगाए एक व्यक्ति खड़ा था। कार की अगली सीट पर सपना और मदन बेहोश पड़े थे। नंबर 53? राजन ने पूछा। ये कैसे हुआ? मैं पीछा करता हुआ जब यहाँ पहुँचा तो दोनों बेहोश थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। सलाम करके वो चला गया। राजन कार के अंदर झुक गया। मदन की छाती पर एक कागज़ पिन किया हुआ था। राजन उसे खोल कर पढ़ने लगा था। मदन और सपना के अलावा भी सबको सूचित किया जाता है कि मेरे पीछे ना पड़ें। रोशनी की प्रेतात्मा एक आवारा और ख़तरनाक आत्मा है। उसे काबू किए बिना मैं किसी के हाथ नहीं आने वाला। अगर मुझे गिरफ्तार करने की कोशिश की गई तो वो आवारा आत्मा विनाश मचा देगी, इसलिए मुझसे दूर रहो। मानवता का शुभचिंतक प्रोफेसर हाकोबा। इकबाल ने भी उसे पढ़ लिया था। फिर उन दोनों को होश में लाने की कोशिश की जाने लगी। कुछ ही मिनटों के बाद मदन होश में आने के बाद बड़बड़ाया, मैं कहाँ हूँ? तुम्हें इस समय कहाँ होना चाहिए? हम समुद्र के किनारे पारेल बीच जा रहे थे। इकबाल पर नज़र पड़ते ही वो बोला, शायद तुम ही सपना चावला के साथ थे। हाँ, लेकिन आप यहाँ कैसे पहुँचे? मुझे तो सिर्फ इतना याद है कि एक जगह कार अपने आप चट्टानी पेड़ों की तरफ मुड़ गई। ब्रेक और स्टीयरिंग फेल हो गए थे। सपना चीखने लगी थी। मेरे नेत्र अपने आप बंद होते चले गए। फिर मुझे कुछ भी होश नहीं रहा। मैं जानता हूँ तुम दोनों जासूस हो, लेकिन मुझ पर शक करने से पहले सपना से भी पूछ लो। उसी ने पारेल बीच चलने कहा था। थोड़ी देर के बाद सपना को भी होश आ गया। उसने बताया, ब्रेक फेल हो गए थे। मैं भय से चीख उठी। फिर मुझे कुछ भी होश नहीं। दोनों को नीचे उतारकर राजन ने कार चेक करी। ब्रेक और स्टीयरिंग बिल्कुल ठीक थे। इकबाल, राजन बोला, तुम सपना को अवध हाउस पहुंचा दो। मैं मिस्टर मदन के साथ रहूँगा। इकबाल सपना के साथ सड़क पर आ गया जहां उनकी कार खड़ी थी। दोनों कार में बैठ गए। जब कार सड़क पर दौड़ने लगी तो सपना बोली, मैंने खुद उसे पारेल बीच जाने को कहा था, लेकिन रास्ते में मुझे ज्ञान हुआ कि मदन मुझे शक भरी नज़रों से देख रहा है। देखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वैसे रास्ते में तुम दोनों के बीच कोई बात हुई थी? हाँ, और उसकी बातों से लगता था जैसे वो मुझे अशोक की मौत का जिम्मेदार समझता है। इसके अलावा वो जानना चाहता था कि क्या प्रोफेसर हाकोबा से भी मेरे संबंध हैं। तो क्या संबंध है? मैं उसे जानती भी नहीं। क्या ब्रेक और स्टीयरिंग फेल होने की बात तुम्हें मालूम हो गई थी? नहीं, वो मुझे मदन ने बताया था, और जब मुझे पता चला तो मैं भय से चीख पड़ी और फिर मुझ पे बेहोशी छा गई। इकबाल ने और कुछ नहीं पूछा। उसकी इच्छा पर उसे चावला हाउस छोड़ दिया। पार्ट 11। घर पहुंचकर उसने दैनिक संध्या टाइम्स पढ़ा, जिसमें तीनों लाशों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी थी। साफ साफ लिखा था कि तीनों मौतें बिजली का करंट लगने से हुई हैं। एक और मुसीबत, बिजली का करंट, लाशें, रोशनी का भूत। अब इनसे ना जाने कब छुटकारा मिलेगा। शाम को ही उसने रात का भोजन कर लिया और सोने के लिए पलंग पर लेट गया। बाहर अंधेरा फैल चुका था। अभी उसकी आंख लगी थी कि दरवाजे पर खटखट हुई। अबे कौन है? मैं हूँ साहब, भोलू। अबे सोने दे वरना भालू बना दूंगा। साहब, एक मेम साहब ड्राइंग रूम में आपका इंतज़ार कर रही हैं। साले दफ़ा हो जाओ और उसे भी दफ़ा कर दे।
इकबाल दहाड़ा तो भोलू भाग लिया। आंखें बंद करके वो सोचने लगा कि इस समय कौन लड़की हो सकती है, शायद सपना होगी। फिर वो झटके से उठा और ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ा ही था कि सारी कोठी में अंधेरा हो गया। कुछ गड़बड़ ना हो ये विचार मन में आते ही वो रिवॉल्वर जेब से निकालकर बाहर की तरफ लपका। भोलू की चीखें उसे सुनाई दे रही थीं। बरामदे में आते ही वो बुरी तरह चौंका। प्रोफेसर हाकोबा का बुलाया रोशनी का प्रेत कुछ दूर बरामदे में टहल रहा था। उसके सारे बदन से रोशनी निकल रही थी। भोलू ने कुत्ते छोड़ दिए थे। 2 कुत्ते भौंकते हुए उस पर झपटे। जैसे ही वो प्रेत के शरीर से टकराए, झुलस कर ढेर हो गए। उनकी अंतिम चीखें बड़ी भयानक थीं। इकबाल ने क्रोध में आकर उस पर फायर कर दिया। गोली उसके बदन से टकराई। फिर ऐसा लगा जैसे आसमान से बिजली गिरी हो। वैसी ही गरज और चमक उत्पन्न हुई थी। उसे तो ऐसा लगा जैसे धरती फट गई हो या आसमान टूट पड़ा हो। फिर वो बेहोश हो गया। होश आया तो उसने खुद को बेडरूम में पाया। राजन उस पर झुका हुआ था। क्या मैं जिंदा हूँ? इकबाल ने पूछा। मेरे रहते तुम्हें मारने वाला पैदा नहीं हुआ, लेटे रहो। लेकिन हुआ क्या था? प्रेतों पर गोलियां नहीं चलाई जाती, तुमने प्रेत पर गोली चलाई थी। तुमने उसे देखा था? मैं कुछ मिनट बाद पहुंचा। उस समय तक 2 कुत्ते मर चुके थे। बरामदे में सीमेंट का खंभा चूर चूर हो गया था। क्या मतलब? सारे लक्षण ऐसे थे जैसे बिजली हो। अब समझ में आया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बिजली के करंट की कहानी क्यों सुना रही है। तुम्हारा मतलब है रोशनी के प्रेत में बिजली का करंट है? तो फिर अशोक उस समय क्यों नहीं मरा जब भूत ने उसे उठाकर फेंका था? यानी मतलब सब कुछ उलझा हुआ है। राजन उसे आराम करने के लिए कहकर चला गया। बाद में भोलू ने उस लड़की का कार्ड उसे दिया जो उससे मिलने आई थी। वो सपना का परिचय कार्ड था। इकबाल सोचने लगा, प्रेत के प्रकट होने से पहले सपना यहाँ आई थी, इसका क्या मतलब हो सकता है? सपना मदन के साथ कार में बेहोश मिली थी। बेहोशी का कारण हाकोबा ने पर्चे में लिखा था। इसका मतलब मदन भी हाकोबा के पीछे पड़ा था। तभी फोन की घंटी बज उठी। इकबाल स्पीकिंग। कौन? मैं कैप्टन अफजल बोल रहा हूँ। अभी अभी मैंने अपनी कोठी के बाहर लॉन में रोशनी का प्रेत देखा है। घबराइए मत, वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तभी दोबारा फोन की घंटी बज उठी। इस बार राजन की कॉल थी। इसी समय कोठी से बाहर आ जाओ। क्या कोठी पर बम गिरने वाला है? जैसा कहता हूँ वैसा करो और तुरंत होटल गौतम पहुंचो। कहने के साथ ही राजन की तरफ से फ़ोन काट दिया गया। इकबाल कार द्वारा फौरन होटल गौतम पहुंचा। वहाँ उसे लगभग सभी लोग जानते थे। वेटर को उसने कॉफ़ी का ऑर्डर दिया। वेटर के जाने के बाद उसे पीठ पर चुभन सी महसूस हुई। रिवॉल्वर की चुभन को वो अच्छी तरह जानता था। चुपचाप हमारे साथ चलो। इकबाल उठा, साथ ही उसने लात चला दी। वो व्यक्ति उछलकर कुर्सी सहित लुढ़क गया। रिवॉल्वर उसकी जेब से निकलकर फर्श पर गिर पड़ा। वेटर उस तरफ दौड़ पड़े और उसे अपने घेरे में ले लिया। इसी समय राजन भी वहाँ पहुँच गया। थोड़ी देर के बाद कैदी को साथ लेकर वो लोग वहाँ से चल पड़े। राजन ने पूछा, तुम इकबाल को लेकर कहाँ जाना चाहते थे? मैं कुछ नहीं जानता। इसके दूध के दांत अभी नहीं टूटे हैं। इकबाल गुर्राया। मैं दांतों के साथ साथ इसके हाथ पांव भी तोड़ दूंगा। मैं बताता हूँ, वो भयभीत स्वर में बोला। मुझे प्रोफेसर हाकोबा ने भेजा है।
वो कहाँ है? सूरज कुटीर, थापर रोड। तुम्हारा उससे क्या संबंध है? 1 सप्ताह के लिए उसने मुझे नौकर रखा है। उसे थाने में जमा करके पुलिस की सहायता से राजन ने सूरज कुटीर पर छापा मारा, लेकिन इमारत खाली थी। वहाँ भी एक पर्चा मिला जिसमें लिखा था, उसकी तलाश करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। ये सब क्या है? वापसी पर इकबाल ने पूछा। जब मैं अपनी कोठी से बाहर निकला तो 2 व्यक्ति वहाँ की निगरानी कर रहे थे। एक मेरे पीछे लग गया और एक वहीं पर रह गया। तुम्हें होटल गौतम जाने के लिए मैंने इसीलिए कहा था, मैं देखना चाहता था कि वो तुम्हारा पीछा करता या नहीं। उसने पीछा किया और हमें हाकोबा का एक ठिकाने का मालूम हुआ। अरे, इकबाल घबराए स्वर में बोला। मेरा दम घुट रहा है। लगता है तुम भी मदन और सपना की तरह बेहोश होने वाले हो। एक बात बताओ, घटना वाली रात जब सब लोगों को हॉल से बाहर निकाल दिया गया तो मदन वहाँ कैसे रह गया था? चूंकि वो स्टेज पर था इसलिए मैंने उसे होटल के स्टाफ का ही व्यक्ति समझा था। ठीक है, तुम पिछली सीट पर जाकर लेट जाओ। पार्ट 12। इकबाल की आंख खुली तो वो हड़बड़ा कर उठ बैठा। राजन कार में मौजूद नहीं था। खुद को उसने अकेला ललकार के जंगल में पाया। ऐसी सुनसान जगह पर राजन उसे अकेला छोड़कर कहाँ चला गया? अवश्य कोई ख़ास बात होगी। हो सकता है वो हाकोबा का पीछा करता हुआ यहाँ तक पहुँचा हो। तभी दाईं तरफ से राजन प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराते हुए पूछा, अब कैसी तबीयत है? ठीक हूँ। राजन ने ड्राइविंग सीट संभाली। कुछ क्षणों बाद कार सड़क पर दौड़ने लगी तो इकबाल ने शिकायत भरे स्वर में बोला, अकेले में कोई मुझे गोली भी मार सकता था। मेरी रेड फोर्स के आदमी हर वक्त तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। निगरानी इस समय भी हो रही है। इकबाल ने पीछे पलटकर देखा। एक कार पीछे से आ रही थी। बहुत काहियों और चालाक अपराधी से पाला पड़ा है, इसलिए मुझे रेड फोर्स की सहायता लेनी पड़ रही है। वैसे मालूम हुआ है कि मार्बल और डॉक्टर डार्किन इसी शहर में है। कहीं ये सारा खेल उन्हीं में से तो कोई नहीं खेल रहा? हो सकता है। लेकिन ललकार के जंगल में तुम क्यों आए थे? मदन का पीछा करता हुआ आया था, लेकिन वो एकाएक गायब हो गया। थोड़ी देर बाद उसी की कार से मैंने एक औरत को वापस जाते देखा। कहीं वो पट्टा मर्द से औरत तो नहीं बन गया? राजन ने कोई उत्तर नहीं दिया। आगे एक कार जा रही थी। इकबाल ने पहचान लिया, वो मदन की कार थी। राजन ने स्पीड बढ़ाई और कार उससे आगे निकाल कर ले गया। इकबाल ने देखा उसमें एक विदेशी औरत बैठी है। राजन ने कोठी जाकर कार रोकी। इकबाल ने भोलू से नाश्ता मंगवाया और उस पर टूट पड़ा। राजन फ़ोन करके वापस आया तो क्रोध में था। क्या हुआ? मैंने सारे पुलिस स्टेशनों में कहलवा भेजा था कि रोशनी का प्रेत दिखाई दे तो उस पर फायर न किया जाए। आज पंप के पास वो दिखाई दिया था। पुलिस ने उस पर गोली चला दी। पेट्रोल पंप धमाके के साथ उड़ गया। 4 लोग मारे गए। उस विदेशी औरत का क्या हुआ? उसकी निगरानी करी जा रही है। राजन, कहीं मदन ही तो इन सब घटनाओं के पीछे नहीं है? हो सकता है। लेकिन आखिर ये रोशनी का प्रेत है क्या? वो सिर्फ दूर से देखने की चीज़ है। वैसे बहुत जल्द मैं उसका भी प्रबंध कर दूंगा। वैसे मेरे विचार से प्रोफेसर हाकोबा जीवित नहीं है। इस रहस्य को जो भी जानता था मार डाला गया। 3 हत्याएं शायद इसी सिलसिले में हुई हैं। यानी कोई और प्रोफेसर हाकोबा का रोल अदा कर रहा है? शायद। पार्ट 13। कार पूरी गति से दौड़ रही थी। इकबाल राजन की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था। इकबाल ने पूछा, इस समय कहाँ जा रहा हूँ? ललकार के जंगल से जो विदेशी औरत वापस लौटी थी उसके साथ एक विदेशी व्यक्ति को देखा गया है। वो प्रोफेसर हाकोबा भी हो सकता है। लेकिन पहले तो तुम कह रहे थे कि वो मर चुका है। केस बहुत उलझा हुआ है, कुछ कहा नहीं जा सकता।
मैं एक झक कह सकता हूँ। मेरा घूसा भी खा सकते हो। अभी भूख नहीं है, जब होगी तो ज़रूर खा लूँगा। इस समय तो तुम ये बताओ कि मदन के बारे में क्या सोच रहा हो? ललकार के जंगलों में उसकी तलाश करी जा रही है। रेडफोर्ड से काम ले रहा हूँ। अगर डॉक्टर डार्किन या मार्बल से निपटना है तो रेड फोर्स का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। तभी ट्रांसमीटर संकेत देने लगा। दूसरी तरफ से मैसेज मिला, होटल अकबर 2:10। इकबाल बोला, लेकिन इस समय तो 2:20 हो रहे हैं, वहाँ क्या काम है? 2:10 पर वो दोनों होटल अकबर पहुंच रहे हैं। कुछ ही मिनटों के बाद दोनों होटल अकबर में दाखिल हुए। इकबाल एक तरफ इशारा करता हुआ बोला, वो देखो बैठी है, लेकिन वो तो अकेली है। कोई बात नहीं। फिर दोनों उसके पास वाली सीट पर बैठ गए। विदेशी औरत के पीछे एक निग्रो बैठा हुआ था। राजन, इकबाल बोला, वो निग्रो उसे घूर रहा है। वो प्रोफेसर हकूबा है। दाढ़ी मूछ काटने के बाद उसकी शक्ल निग्रो जैसी हो गई है। ऐसी की तैसी उनकी, अपन तो कुछ खाएंगे, इकबाल ने कहा और वेटर को बुलाकर खाने का ऑर्डर दे दिया। औरत कॉफ़ी का घूंट भर रही थी और निग्रो उसे घूरे जा रहा था। वेटर के जाने के बाद इकबाल सोचने लगा, अगर दोनों एक ही हैं तो अलग अलग क्यों बैठे हैं। वेटर जब खाना लगा गया तो राजन बोला, तुम उस औरत पर नज़र रखो, मैं जा रहा हूँ। कहने के बाद उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना राजन चला गया। खाना खाने के बाद वेटर बर्तन उठा ले गया। इसी समय वो विदेशी औरत उसके पास आकर बोली, क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? ज़रूर बैठिए। बैठने के बाद वो बोली, मैं भारत भ्रमण के लिए आया था, लेकिन इस समय हम बहुत भयभीत है। तो मुझे काफ़ी शरीफ नज़र आता है। किससे भयभीत हो? उस काले आदमी से। कई घंटों से वो हमारा पीछा कर रहा है। क्या तुम हमको होटल रोहित पहुंचा देगा? हम वही ठहरा हुआ है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। लेकिन क्या वो निग्रो आपके लिए अपरिचित है? हमने आज से पहले उसे कभी नहीं देखा। इकबाल ने बिल चुकाया। फिर दोनों बाहर आकर इकबाल की कार में बैठ गए। कार को गति देते हुए इकबाल ने पूछा, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? हमको नैलिम कहता है। आप मुझे नीली कह के पुकार सकता है। मुझे इकबाल कहते हैं। एकाएक वो चौंकती हुई बोली, अरे वो हमारा पीछा कर रहा है। चिंता मत करो, अब वो हमें नहीं, हम उसे भयभीत करेंगे और उसका पीछा करेंगे, इकबाल ने कहा और कार की गति कम कर दी। निग्रो की टैक्सी आगे निकल गई। इकबाल ने अपनी कार उसके पीछे लगा दी। लेकिन इससे क्या लाभ होगा? नीली ने पूछा। तुम्हारे जैसे खूबसूरत लड़की को भयभीत करने की सज़ा तो उसे मिलनी चाहिए। अब मैं उसे भयभीत करूँगा। लेकिन वो तो नगर के बाहर की तरफ जाता है। मैं उसे यमपुरी तक छोड़ कर आऊँगा। कोई 1 घंटे तक पीछा जारी रहा। फिर अगली टैक्सी ललकार के जंगल में प्रविष्ट हुई। इकबाल, वो बोली, हम खतरा अनुभव कर रहा है। हमें इस तरफ नहीं आना चाहिए था। अचानक अगली टैक्सी रुक गई। इकबाल को भी ब्रेक लगानी पड़ी। अगले पल चारों तरफ धुआं उठने लगा। इकबाल ने कार से निकलकर भागना चाहा, लेकिन उस पर बेहोशी छाती चली गई। पार्ट 14। जब उसे होश आया तो उसे लगा वो हवा में उड़ रहा है और रोशनी का प्रेत उसके पीछे लगा है। ये क्या हो रहा है? वो चीखा। खामोश रहो। राजन की आवाज़ पहचानते ही उसे पता चला राजन उसे कंधे पर उठाए दौड़ रहा है। एकाएक रोशनी का प्रेत गायब हो गया और वहाँ अंधेरा छा गया। कुछ क्षणों के बाद उसे 3 नकाबधारी दिखाई दिए। इकबाल समझ गया कि वो रेड फोर्स के आदमी हैं। एक नकाबधारी ने जैसे ही उसे लिटाला वो फिर बेहोश हो गया। जब उसे दोबारा होश आया तो राजन उसके सिरहाने बैठा था।
अब कैसी तबीयत है? काफ़ी ताजगी अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन वो धुआं। मुझे सब मालूम है, बताने की ज़रूरत नहीं। निग्रो और वो विदेशी औरत एक ही थे। हमें घेरने के लिए नाटक खेला गया था। मेरे आदमी हर पल तुम्हारी निगरानी कर रहे थे। रात रोशनी का प्रेत फिर से प्रकट हुआ था। आखिर उसका यार कोई इलाज भी है या नहीं? इलाज मैंने ढूंढ लिया है। उसकी मौत मेरे हाथों होगी। और मदन, वो मिला? नहीं, लेकिन प्रेत यहाँ से जाने के बाद सारी रात घूमता रहा और फिर सेंट्रल जेल की तरफ जाकर गायब हो गया। सेंट्रल जेल? हाँ, मार्बल के 2 साथी वहाँ कैद हैं। तो क्या मार्बल? लग तो ऐसा ही रहा है। इकबाल ने खाना खाया, फिर दोनों जंगल निकल आए। राजन के हाथ में सिर्फ एक लाठी थी। क्या ये लाठी भी गोलियां बरसाती है? ऐसा ही समझो। तभी ट्रांसमीटर पर उसे बताया गया कि उत्तर की ओर 100 कदम की दूरी पर रोशनी का प्रेत घूम रहा है। दोनों उसी तरफ चल पड़े। एकाएक उन्हें रोशनी का प्रेत दिखाई दिया। राजन तेजी से उस पर झपटा। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहा हो? इकबाल चीखा। अचानक प्रेत गायब हो गया। रोशनी रोशनी करो, राजन चिल्लाया। चारों तरफ से सर्च लाइटें जल उठी। एक काली छाया दिखाई दी। राजन उस पर लाठियां बरसाने लगा। रोशनी जाग उठी। कुछ और लाठियां पड़ी तो वो गिर पड़ा और रोशनी गायब हो गई। साथ ही प्रेत का स्वर सुनाई दिया। राजन, मुझे गिरफ्तार कर लो, लेकिन मारो नहीं। ठीक है, लेकिन इस लिबास के मैकेनिज्म को छेड़ना मत। ऐसा ही होगा। इकबाल ने उसे आवाज़ से पहचान लिया था। वो मदन था। तभी टीले की तरफ से फायरिंग होने लगी। रेड फोर्स के लोगों ने भी उस तरफ फायरिंग करना शुरू कर दिया। रोशनी बुझा दी गई थी। एकाएक मदन चिल्लाया, कैप्टन अफजल बचाओ मुझे। इसी के साथ उसके बदन से शोला निकला और उसका पूरा शरीर आग के लपटों में गिर गया। कुछ क्षणों के बाद उस स्थान पर राख का ढेर था। लाठी जिंदाबाद, इकबाल ने नारा लगाया और फिर पूछा, अभी अभी वो कैप्टन अफजल को पुकार रहा था। हाँ, अब हमें कैप्टन अफजल से मिलना है। फायरिंग बंद हो गई थी। रेड फोर्स के सदस्यों को राजन ने कुछ आदेश दिए और फिर इकबाल के साथ शहर की बाहर की तरफ चल पड़ा। रात के 12 बज रहे थे जब उन्होंने कैप्टन अफजल को जगाया। इस समय तुम लोग यहाँ? उसने आश्चर्यचकित स्वर में पूछा। आपको एक शुभ समाचार देने आए हैं। रोशनी का प्रेत मारा गया। कैसे? परसों शहर में जब वो दिखाई दिया था तो मेरे आदमियों ने उस पर कुछ लकड़ी के टुकड़े फेंके थे। सवेरे वो लकड़ी के टुकड़े सही सलामत मिले। आज ललकार के जंगलों में हमने उसे घेर लिया और लाठी से मार गिराया। नहीं। राजन ने जेब से रिवॉल्वर निकालकर उसकी तरफ तान दिया और बोला, वो तुम्हें बुला रहा था। अब तुम बताओगे कि प्रोफेसर हाकूबा कहाँ कैद है? मदन से पूछो ना। मदन का कहना है कि तुम जानते हो। वो झूठ बोलता है। मेरा दोस्त सिर्फ इतना है कि मैंने होटल में उस खतरनाक ड्रामे की इजाज़त दी थी। क्या मतलब? मदन अशोक का मित्र है। उसने ही इस ड्रामे की स्कीम बनाई थी, मगर अशोक को मालूम नहीं था कि क्या होने वाला है। दरअसल हाकूबा को मदन और उसके सहायक ने मूर्ख बनाया था। स्कीम ये थी कि प्रोजेक्टर द्वारा प्रेतों की फिल्म दिखाकर जनता को बेवकूफ़ बनाया जाएगा। जैसे ही हाकूबा ने स्टेज पर घोषणा की, रोशनी का प्रेत प्रकट हो गया। मदन वहाँ कुछ और करना चाहता था। इंजेक्शन देकर उसने हाकूबा का दिमाग उलट दिया था। इस रहस्य को जानने वाले 3 लोग थे, आशा, हाकूबा का सहायक और अशोक। तीनों को ख़त्म कर दिया गया। अगर मैं जानता होता कि वहाँ हत्याएं भी होंगी तो मैं कभी उन लोगों का साथ ना देता। उन लोगों से मतलब विलियम, जो मदन का पार्टनर है। उसने साधारण लाभ पर बहुत बड़ी रकम लगा रखी थी। उसी ने अशोक को उठाकर हॉल में फेंका था। आशा का अपहरण भी उसी ने किया था। वो रहता कहाँ है?
मदन की कोठी की एक भाग में। उसका कहना था कि शहर में रोशनी के प्रेत द्वारा जनता को भयभीत करने के बाद रईसों को लूटा जाएगा। तुम्हारा खेल ख़त्म हो गया है कैप्टन, अब तुम्हें हवालात में रहना होगा। कैप्टन काँप रहा था। उसे करीब के थाने में जमा कराकर दोनों मदन की कोठी की तरफ चल पड़े। इकबाल ने पूछा, विलियम कौन हो सकता है? मार्बल। इकबाल चौंक उठा। कोठी में चौकीदार से भेंट हुई। उसने जब उन्हें रोका तो राजन ने कराटे चाप जोड़ दी। वो वहीं ढेर हो गया। इमारत में मौत जैसा सन्नाटा छाया हुआ था। पिछले भाग से होते हुए वो लोग एक कमरे के पास पहुंचे। मार्बल अंदर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था। दोनों रिवॉल्वर हाथ में पकड़े अंदर प्रविष्ट हो गए। आओ आओ। मार्बल उन्हें देखकर मुस्कुराता हुआ बोला, भारत के महान जासूस राजन इकबाल का मैं स्वागत करता हूँ। उसी समय 2 स्टेन गन वाले अंदर दाखिल हुए और उनकी पीठ से नाल लगाकर रिवॉल्वर छीन लिए। मार्बल मुस्कुराता हुआ बोला, तो तुम दोनों मुझे गिरफ्तार करने आए हो? अरे नहीं ताऊ प्यारे, इकबाल अकड़ कर बोला, हम तो अपने प्यारे ताऊ के मेहमान बनकर आए हैं। चाय नाश्ते से खातिर करो। तुम्हारा ताऊ तो सिर्फ गोलियों से खातिर करता भतीजे, खाओगे? अरे बाप रे, तुम ताऊ हो या जल्लाद? राजन, जब मदन ने कैप्टन अफजल को पुकारा था मैं उसी समय समझ गया था कि तुम लोग उससे मिलने के बाद अवश्य मेरे पास आओगे। अब तुम बताओ, जब जंगल में मैं उसके पास मौजूद था तो उसने कैप्टन अफजल को क्यों पुकारा? सिर्फ इसलिए कि मुझे कैप्टन अफजल से काफ़ी जानकारी मिल सकती है। ऐसा उसने बदला लेने के लिए किया था। उसे ये बात मालूम नहीं थी कि बिजली वाला लिबास उसे जला कर रख देगा। उसने सोचा जब वो मर रहा है तो दूसरे क्यों बचे। काफ़ी बुद्धिमान हो राजन, तुम्हारी बुद्धिमानी की मैं प्रशंसा करता हूँ। वो एक आश्चर्यजनक लिबास था। अगर उस पर तोप का गोला भी छोड़ा जाता तो वो भी वापस लौटकर तबाही मचाता। इकबाल ने उस पर गोली चलाई थी तो तुम्हारे बरामदे का खंबा ढेर हो गया, लेकिन तुमने उसे सिर्फ एक लाठी से मार गिराया। लकड़ी ही उसकी मौत का कारण बन सकती थी क्योंकि उसमें करंट नहीं दौड़ सकता। तुमने मदन को यह भी बताया था कि संकट के समय तुम लिबास का नीला बटन दबा देना। बटन दबाते ही तुम उड़ जाओगे। आज उसने नीला बटन दबाया और जल कर राख हो गया। वो लिबास तुमने इसलिए मदन को दिया था कि वो नगर में मूर्खताएं करता रहे। तुम ये देखना चाहते थे कि हम उसे तबाह कर सकते हैं या नहीं। ठीक कह रहे हो। मदन से एक मूर्खता और हुई। वो सब पर यह प्रकट करना चाहता था कि रोशनी के प्रेत का मालिक प्रोफेसर हाकोबा है और पुलिस उसी को तलाश करती रहे। लेकिन हाकोबा हमेशा के लिए गूंगा हो गया है और इसी इमारत में कैद है। उन तीनों की मौत का जिम्मेदार भी मदन ही है। खैर, ये बातें छोड़ो, मुझे बताओ कि मेरे 2 ख़ास साथी कहाँ कैद हैं। मैं उन्हें छुड़ाने आया हूँ। तभी तुम्हारा रोशनी का प्रेत जेलों की खाक छानता फिर रहा था। इसके अलावा मदन सेठों की तिजोरियाँ साफ करने का प्लान बनाए बैठा था। ताऊ, राजन मुस्कुराता हुआ बोला, तुम हमें इतना उल्लू भी मत समझो। मदन तुम्हारे हाथ की कठपुतली मात्र था। तुम्हारा उद्देश्य नगर में रोशनी के प्रेत का आतंक फैलाकर लूटपाट करना और अपने दोनों साथियों को जेल से छुड़ाना था। लेकिन हमारे कारण तुम इस बार भी विफल रहे। लेकिन इस समय तुम हमें मजबूर मत समझो। कहने के साथ ही राजन ने हाथ फैलाए। बाजू की कफ से सुइयां निकलकर स्टेन गनधारी व्यक्तियों के बदन में घुस गईं। दोनों चीख मारकर बेहोश हो गए। अब तुम्हारी बारी है ताऊ, राजन ने कहा। राजन उसकी तरफ हाथ बढ़ाता उससे पहले ही मार्बल ने लपक कर इकबाल को दबोच लिया। अबे 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 ताऊ, ये क्या कर रहे हो? मर जाऊंगा। मार्बल जोक की तरह उससे लिपटा उसे दरवाजे की तरफ खींच रहा था। राजन चाहकर भी उस पर वार नहीं कर सकता था। मार्बल, राजन चिल्लाया, इकबाल को छोड़ दो। इकबाल को अपना दम घुटता अनुभव हो रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर उसने इकबाल को राजन पर उछाल दिया। दोनों फर्श पर लुढ़क गए। राजन फुर्ती से उठा और बाहर भागा। इकबाल अपने बदन को झटके देता हुआ कराह रहा था। थोड़ी देर के बाद राजन अंदर प्रविष्ट होता हुआ बोला, भाग गया, लेकिन तुम तो ठीक हो?
ताऊ ने सब कसबल निकाल दिए, लेकिन खुदा का शुक्र है ये केस तो ख़त्म हुआ। राजन हंस पड़ा। समाप्त।